अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शेरशाह पराचा चौक में एक निजी बैंक की इमारत नाले में गिर गई और ये बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है वो नाले पर ही तामीर की गई थी और इसके जो बुनियादें हैं, जो इसके पिलर्स हैं, उनकी बुनियादें भी जो थी वो नाले के अंदर ही थी और उसका नतीजा ये रहा है कि 50 साल पहले ये इमारत तामीर हुई थी और आज ये इमारत ज़मीं बोस हो गई, बल्कि नाला बोस हो गई और इसी नाले में ही जा गिरी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक धमाके की सूरत में पेश आया और बताया ये जा रहा है कि गैस भर जाने से ये धमाका हुआ और उसके नतीजे में कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 16 के करीब ज़ख्मी भी हैं, जिनको इस वक्त दी जा रही है तिब्बी इमदाद। अफसोसनाक वाक़े में MNA आलमगीर खान, जो कि PTI के MNA हैं, फिक्सिट के बानी, आप सब उन्हें जानते हैं, उनके वालिद भी वफ़ात पा गए हैं और वो इस मौके पर मौजूद थे, जाए हादसा पर अपने किसी काम से वहाँ पर मौजूद थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अफसोसनाक ये सूरत हाल है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कराची में किस किस बात पर हम अफसोस का इजहार करें। कौन कौन से गैर कानूनी काम किए जाते हैं, इतने रिस्की काम किए जाते हैं कि जिसके नतीजे में हमें आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करना पड़ता है। कभी कोई बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी होने की वजह से, तजावुज़ात की वजह से, और अब ये जो सूरत हाल है ये भी इंतहाई अफसोसनाक। तो ज़रा इस पर सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे दीगर मामलात की जानिब। पहले मैं हिलाली साहब से कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, बड़ा ही वाक़या ये पेश आया है और मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई कि नाले पर इस तरह से ये बिल्डिंग तामीर थी। फिर अगेन वही बात आ जाती है कि कौन लोग हैं ये जो कि इस तरह के बिल्डिंग्स के लिए NOC भी दे देते हैं। कैसे ये बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं जो कि किसी फिर हादसात का शिकार होती हैं, और अब कौन होगा जो इस तरह की बिल्डिंग्स का तहकीकात भी कराएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई भी हो। देखिए, अगर 50 साल आपने कहा है तो ये बिल्डिंग उन मुबारक हाथों से पास हुआ होगा जिनको जमहूरियत का तोहफा मिला है। इन अदर वर्ड्स, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसलिए कि इस किस्म की जो करप्शन है वो उनके साथ शुरू हुई है। तो ये मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूँ। मगर समीना, मैं आपको एक और बात कर दूं और आप ये देख लें कि डिफेंस में फेज 7-8 में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल माचिस के तीली के तरह ऊपर गए। और आपको मैं बता रहा हूँ, कराची अर्थक्वेक जोन है। ये हो ही नहीं सकता कि कराची में 7 या 8 पॉइंट स्केल पे अर्थक्वेक ना हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। होगा, एक दफे हुआ था और ये लोग कहते हैं इट इज नाउ ड्यू। जब वो होगा ये सब मैचस्टिक्स के तरह गिरेंगे, मगर किसी को परवाह नहीं है। कोई इधर अर्थक्वेक प्रिकॉशन है ही नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, नथिंग। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। बस यही है और दुआ करें कि जब ये आएगा तो सही, 100% आएगा। आप उन बिल्डिंग्स में नहीं होंगे। इमरान साहब, आपकी क्या टेक है इस मामले पर? एक इतना बड़ा शहर है और इतनी ज़्यादा इमारतें, क्या सब कुछ चेक किया जा सकता है कि कौन बगैर किसी डिज़ाइन अप्रूव करवाए, कौन बगैर किसी कानूनी और NOC के उसको तामीर किया गया, कौन सी इमारत नाले पे तामीर है? कैसे पता लगाया जाए ये क्या हुआ हुआ है? यहाँ पर तो सब जंगल बन गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल में 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि एक जंगल है, ये कराची शहर नहीं है, जंगल है। और इसे जंगल किसने बनाया? जिन लोगों ने बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी कानून की बालादस्ती के और बग़ैर किसी अखलाकी ज़िम्मेदारी के इसको इतना बड़ा शहर बनने दिया। देखें, प्लानिंग के साथ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उसके ज़राए के मुताबिक ये अकेली बिल्डिंग नहीं थी जो नाले पे बनी हुई थी। कराची में, मैं सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि कराची में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें मौजूद हैं जो नालों पे बनी हुई हैं, और जो नालों पे बनी हैं वो, अब आप मुझे ये बताएं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए महीना के किराए वसूल किए जा रहे हैं। और उन्हीं ज़राए के मुताबिक नालों पे ये जो बिल्डिंगें बनी हैं उनमें से बेशतर 6 मंजिला हैं।
अंदाजा लगा। हाँ जी। और इस बिल्डिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि लीज पे था, नाला भी लीज पे। हाँ जी, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ। असल चीज ये है कि यहाँ कराची में हुआ क्या है, पिछली 4-5 दहाइयों में कराची में हुआ ये है कि जब आपने किसी चीज की उनसे लीज मांगी है तो उनको आपने जब एक लिफाफे में अंडर हैंड कुछ दे दिया है, स्पीड मनी आपने उनको दे दी है, तो फिर उन्होंने वहां जाके मौके पे देखने की ज़हमत भी नहीं की। ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि आज तक किसी ने कायदे आज़म का जो मज़ार है उसको लीज पे नहीं ले लिया। मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में हवा में भी मोहल्लक बिल्डिंग्स ना बनी हुई हों, वो भी दे दें। यहाँ पे तो मज़ार कायद भी अगर कोई लीज पे ले ले तो यो भी कोई शायद चंबे की बात नहीं होगी, क्योंकि कानूनी तौर पे कोई ना तो किसी जिम्मेदार को कभी सजा मिली है और ना ही कभी किसी को पकड़ा गया है। अब ये देखें, जिसने ये बनाई, जिसने ये अप्रूवल दी और जो इतने सालों से इसका किराया खा रहा था, वो तो सब जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ वो बैंक वाले भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जब ये अपने बैंक के लिए जगह ली है तो उन्हें नहीं था पता कि नाला गुजर रहा है और ये नाले के ऊपर बनी हुई है। यानी इस हवाम में सब ही नंगे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जब ये इस तरह के जब बैंक्स वगैरह जब लेते हैं ना, तो वहाँ भी कमीशन चलती हैं कि वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि अच्छा जी हम आपको फ़लाँ कंपनी को, फ़लाँ मल्टीनेशनल को, फ़लाँ बैंक को आपकी बिल्डिंग लीज पे दिलवा देते हैं, तो आप इतने पैसे हमें दें, फिर आपको इतना किराया मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख के बड़ी हैरान हो रही थी कि वहाँ पर जो स्पॉट पर लोग मौजूद थे इमरान साहब, वो कैश लेकर, जो चूँकि वो बिल्डिंग गिरी तो एकदम वहाँ पे क्योस था, कैश तिजोरियों में से, और जो वैसे उनके पास ज़ाहिर ओपन पड़ा हुआ था, वो लोग कोशिश करके उसको उठा के ले गए और कितना वहाँ पे लूट मार हुई। अच्छा, मतलब जख्मियों को आप नहीं पहुँचा रहे और अपने लूट मार में लग गए। समीना, मैं आपसे एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि मुझे बिल्डिंग के गिरने से भी ज्यादा जिस बात ने अफसोस पहुंचाया, वो अफसोसनाक बात ये है कि एक तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। अभी तक, इस वक्त तक, रेस्क्यू वालों के मुताबिक इस वक्त तक भी उन्हें ये नहीं पता कि मलबे के नीचे शायद अभी भी कुछ लोग दबे ना हो। ठीक, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब वहां पे लाशें पड़ी हुई थी तो बेहिस लोग जो थे वो वहां भी नोट इकट्ठा करने के चक्कर लगे हुए थे। बिल्कुल सही है। हिलाल साहब, आपको इस पर मजीद कुछ कहना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक ही दफा सारी बिल्डिंग्स को स्कैन नहीं कर लेना चाहिए? और अगर रिकॉर्ड है तो उन पर क्यों नहीं कोई काम होता कि कोई जाके चेक कर ले कि कौन सी मखदूश बिल्डिंग है, कमजोर है, उसको हटाएं, ना कि हम इंतजार करते रहें कि मजीद कोई सानिया पेश आए। नहीं, हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकते, आप पे कैपेबिलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परसेवियरेंस नहीं है। मान जाए ना, बात असल है आप हाय हाय करते रहते हैं मगर आपको कभी मानते नहीं है कि आपकी अपब्रिंगिंग, इंट्रेक्ट, आपका डीएनए, आपका वो क्या कहते हैं, कंजेनिटली आप डिफेक्टिव हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपके पॉलिटिकल लीडर्स, आपके ब्यूरोक्रेसी, टीचर्स, यू आर कंजेनिटली इनकेपेबल। तो अब आप कहना कि करते रहो, आप चीखते रहे, इनकेपेबल नहीं है और फिर विल भी नहीं है, दोनों ही बातें साथ साथ हैं। और हम इसीलिए जब तक उस पर बात ही नहीं करते जब तक कि कोई वाकया पेश ना आ जाए। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जब वाकया भी पेश आता है ना तो उस वक्त 1-2 दिन के लिए बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इबाद उस्मानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जरा उनसे मजीद कुछ डिटेल्स भी लेते हैं। इबाद, पहले तो यही बता दीजिए कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन का तो कहा जा रहा है, कुछ ऐसी कोई स्पेशल चीज़ सामने आई है जो आप शेयर करना चाहें? जी शुक्रिया। देखिए, स्पेशल टीम हर वाक़या के बाद बनाई जाती है शहर में, और इस वाक़े के बाद भी बनाई गई है। और रिवायती तौर पे ये देखा गया है कि जो एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ है उनकी जानिब से टीम जो है वो बनाई गई है, और उन्होंने जो है इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को अरसाल की है, जिसमें ये बताया है कि 15 अफराद जो है अब तक हलाक हो चुके हैं, 11 अफराद जख्मी हैं, और जो अंदर मौजूद थे अफराद ना सिर्फ वो जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं बल्कि बाहर भी मौजूद जो सड़क से गुजर रहे थे वो इस धमाके की जद में आने के बाद जख्मी और हलाक हुए हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद आईजी सिंध को अरसाल कर दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि 21 नवंबर पिछले साल ही
पिछले महीने ही ये देखा गया कि इसी इलाके में जो है वो एक धमाका हुआ था, वो भी गैस भर जाने से नाले के ऊपर जो इमारत थी उसमें जो है वो धमाका हुआ था। 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे और क्रिटिकल जख्मी हुए थे, जो अपने हाथ और पाँव से जो है वो एक तरीके से वो बिल्कुल हट गए, उनके हाथ और पाँव उनके पास अब नहीं रहे। इस तरह के वाकयात ना सिर्फ इस इलाके में हुए, न्यू कराची, सरजानी, कोरंगी, ये वाकयात एक नॉर्मल हो गए। लेकिन इबाद आप ये जो कह रहे हैं कि नॉर्मल हो गया, तो आप ये बताएं कि आप कोई इन्फॉर्मेशन है कि कराची में टोटल इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ये ख़तरा मौजूद है कि वो इस तरह का कोई नुकसान जो है वहाँ हो सकता है और मुख्तलिफ लोग जाँ बहक हो सकते हैं, किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं? ये बिल्कुल इस तरह की इंस्पेक्शन के लिए जो टीमें बनाई गई थी, क्योंकि बिल्डिंगें जब गिरने लगी तो ये देखा गया था कि इंस्पेक्शन की जाएगी कि नालों के ऊपर कितने जो है वो घर मौजूद है, लेकिन उसकी इंस्पेक्शन भी वक्त गुजरने के साथ जो है वो खत्म ही हो गई है, वो इंस्पेक्शन सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जो इलाके पॉइंट आउट किए गए थे उसमें लांडी और ये कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन, वेस्ट का एरिया है जहाँ पर आज ये वाकया हुआ है, इस तरह के इलाके पॉइंट आउट किए गए थे। लेकिन उस इलाके को पॉइंट आउट करने के बाद जो है ये देखा गया था कि कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया, वहां ऑपरेशन नहीं किया गया। आज भी जब ये वाकया हुआ है तो एक टीम यहाँ पर आई, उनकी जानिब से बताया गया कि हमने नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई एक्शन नहीं होगा तो हम यही कह सकते हैं कि एक्शन नहीं होता, तो फिर उसी का ये रिएक्शन जो है वो नज़र आता है। बहुत शुक्रिया आपका इबाद उस्मानी। बस कराची के लिए हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है इस शहर का और अल्लाह ही इस पर करम करे, क्योंकि जो हमें करंट सिचुएशन नज़र आ रही है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनके हवाले से, वो नाअहली और करप्शन की और इसी तरह की दास्तानें हमें नज़र आती हैं। बहरहाल जनाब, हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे प्रोग्राम में अब, और ख़ास तौर पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के हवाले से। उन्होंने एक जो बैरून मुल्क चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया आज, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। तो ऑपोजिशन पर वहाँ पर भी वो गरजे बरसे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी मज़ीद इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपनी ऑपोजिशन की करप्शन की जो दास्तान बता रहे थे, फिर से आपके लिए तो कोई नई नहीं है, लेकिन डू यू थिंक कि अब ये जो गुफ्तगू है, अगर मैं ज़रा रफ लैंग्वेज में कहूँ, ये मंजन अब बिकेगा? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक सेकंड लाल साहब आती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि वो एक दफ़ा नहीं 101 बार ये मंजन बेच लें, 101 बार तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार वो पिछली हुकूमतों को करार देते रहे होंगे भी। हम ये नहीं कहते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गलत कह रहे हैं, हो सकता है वो ठीक कह रहे हों, लेकिन उन्हें वोट अब पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी पे नहीं मिलने। अगले इलेक्शंस में वोट अवाम ने उनको उनकी इन 5 साल कारकर्दगी पे देने हैं। नंबर 1, उन्होंने जो वादे किए थे, जो उनका मंशूर था, वो वादे उन्होंने कितने पूरे किए और कितना अपने मंशूर पे अमल किया, अगले इंतखाबात में अवाम ने उनको उस पैमाने पे जांचना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ना अब ये बातें छोड़ के अपने बताना चाहिए। लेकिन वो कोई जलसे पे तो नहीं बात कर रहे थे कि वोट के लिए, तो ज़ाहिर है वो बता रहे थे कि मसले क्या आ रहे हैं। मुझे आप ये बताएं वो करप्शन कैसी थी, मुझे ये बताएं जिसमें मुल्क 5.8 GDP के हिसाब से तरक्की कर रहा था, और ये कैसी ईमानदारी है कि जिसमें मुल्क जो है वो निचली सतह की तरफ तरक्की में जा रहा है। मुझे आप ये अवाम ये सोचने पे फिर मजबूर होते हैं, लोग ये सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब खैर, लेकिन अगेन वही बात है, उस वक्त कोविड भी नहीं था, अभी कोविड भी है, तो ये भी एक फैक्टर वो बताएंगे। लेकिन मैं इस डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि इकोनॉमी हमारा जो है, मेरी गुजारिश सुन लें, महंगाई कोविड से पहले ही डबल डिजिट में जा चुकी थी। वज़ीर आज़म वो वैसे हर गवर्नमेंट जब आई है, पीपल्स पार्टी PPMLN पहले साल में सब की गई है, लेकिन बहरहाल वही बात कि इकोनॉमी चूंकि टॉपिक नहीं है तो इसको हम नहीं, मैं ज्यादा छेड़ना चाह रही। लेकिन हिलाली साहब, आप कुछ कमेंट इस पर भी करें कि ये जो बात वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी बाकी जो ये दोनों पार्टीज थी वो उनके लीडर्स करप्ट थे, इसलिए हमारा मुल्क तबाह हाल है। इस देखिए समीना सोचिए, ये ऐसा मत देखें कि ये सही है गलत है, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर का माइंड फ्रेम पे निगाह तवज्जो दें। वो कह रहे हैं कि ये दो फैमिलीज
या ये रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। इट्स नथिंग लेस देन दैट। ये मत समझिए कि ये ऐसे कर रहा है कि इलेक्शन में कुछ वोट हासिल करना चाहता है। ये 3 साल इसके हो गए हैं और ये देख रहा है किस डेप्थ तक करप्शन पहुंच गई है, और वो देख रहा है कितना है, और वो ये भी देख रहा है कि इनका अभी तक बहुत इन्फ्लुएंस और असर है। एक फैमिली तो पूरे सिंध को चला रहा है, दूसरा फैमिली बड़ा पावरफुल है पंजाब में। इमरान याकूब रोज हमें याद दिलाता है कि वो इलेक्ट होके वापस आ जाए। तो कहने की बात ये है कि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं चल सकता ये मुल्क, या तुम इनके साथ जाओ या पाकिस्तान को बचाओ, दोनों नहीं कर सकते। ये है उसका पहला पॉइंट। उसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या हो रहा है। वो बता रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जितने गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को इज्जत देनी चाहिए, वो इज्जत नहीं मिल सकती, और मैं नहीं हूं वो आदमी जो इनको इज्जत दे सकता है। चोरों को मैं इज्जत नहीं दे सकता, लिहाजा मैं जो हूं अनसूटेड हूं। मैं इस मुल्क में और इस सिस्टम में आई एम नॉट फिट, तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कह रहा है आपको, फॉरेन जर्नलिस्ट को कह रहा है कि ये नहीं चल सकता ऐसा। ये दो लोग इतना करप्शन हो गया है कि चल ही नहीं सकता। तीसरी बात, वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता है, वो लॉयल ऑपोजिशन का जो है वो नहीं चल सकता है। अब इन दोनों ने इनकी हरकतें जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके हरकतें ऐसे हैं जो वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं जितना भी हम एक एक से नफरत करते हैं, जितना भी शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जरदारी का पेट चीर के वो पैसे निकालूंगा, और जितना भी जरदारी ने कहा कि ये लॉन्ड्रर्स हैं, ये है वो है, वो एक चीज पे इत्तेफाक ये है कि यार इसको निकालो, ये आदमी को निकालो, और सब हम लड़ते रहे एक के साथ, नो प्रॉब्लम, मगर इसको निकालो। और देखिए एमक्यूएम जो तीसरी पार्टी है, जबरदस्त गेम खेल रही है। वो इमरान खान को बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो कहती है सीक्रेटली, क्या नहीं, प्राइवेटली कहते हैं कि यार ये बड़ा डिजास्टर है ये आदमी, इसके साथ हमने अलायंस बना के कुछ नहीं हासिल किया, मगर क्या करें, हमें वो पता डायरेक्शन था, और हम इतने कम हैं कि क्या करें, इसको छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ने से हमें बेहतर क्या मिलेगा? तो बेहतर है टिके रहो। जब उधर से कोई साइन आएगा कि इनको छोड़ो और फिर कोई अच्छी हमारे लिए कोई चीज बेहतर होगा तो वो कर लेंगे, मगर ये खामखा इनको छोड़ के क्या फायदा, और को क्या बेहतर मिलेगा? और काफ का भी यही हालत है एग्जैक्टली। और वो उधर से नवाज शरीफ दोनों को फोन कर रहा है, दोनों को बात कर रहा है, दोनों को दावतें दे रहा है, लंदन आओ। काफ को तो सीधा कह दिया है आप लंदन आए, और एस्टैब्लिशमेंट क्या करे? आप मुझे बताएं। जब ये सिचुएशन है, वो कह रहे हैं यार इनको छोड़ो, इनके लेट लीव देम टू देयर डिवाइसेस। चलिए, ये तो थोड़ा हम ज्यादा ही आगे चले गए। मैं तो थोड़ा सा इंटरव्यू पे भी फोकस करना चाह रही थी, फिर उस पर बात करते हैं कि क्या इसके अलावा हो सकता है। लेकिन इमरान साहब, जो करप्शन पे बात की, आप उसे रिस्पॉन्ड तो करना चाहेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर दूं, फिर उसके बाद आप दोनों पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जहां उनकी करप्शन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इस इंटरव्यू में कि जी आप मेरी गवर्नमेंट पर, मेरे वजीर आजम पर, वज़रा पर करप्शन के स्कैंडल नहीं देख रहे हैं, और अगर कोई एक आध आया है तो मैंने खुद सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करवाया जी। उन्होंने आस्क कर दिया है, कोई भी पॉइंट आउट करे, जरा आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इमरान साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि आप देखेंगी कि इसमें कितनी करप्शन के किस्से आते अभी हुकूमत उनकी है, आप देखें। और तो उसके अलावा जो अभी ये कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब के जी शुगर स्कैंडल की, उन्होंने खुद बात की, जितने भी स्कैंडल हुए या आए, वो शुगर स्कैंडल हो, वो आपका उसका हो, दवाइयों का स्कैंडल हो या दूसरी चीज़ें, सज़ा किसे मिली? अगर किसी वज़ीर को हटाया भी गया तो उसको फिर बाद में कोई और ओहदा दे दिया गया। लिहाजा ये उस तरह की बात नहीं है। आप देखेंगे क्लीन नहीं है गवर्नमेंट आपकी। नहीं, मेरी बात सुन, मुझे ये नहीं कहता कि इमरान खान सब करप्ट हैं, लेकिन करप्शन जो है वो उस तरह से सोसाइटी में ख़त्म नहीं कर, या तो होता ना वो सोसाइटी में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो भी कह रहे थे, या हिलाली साहब अभी जो फरमा रहे थे,
बात ये है कि आपने 12-12 सेक्रेटरी चेंज कर लिए, आपने 6-6 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर लिए, आपने 6-6, 7-7, 8-8 आईजी चेंज कर लिए। ये तो उस तरह से है कि नाच ना जाने आंगन टेरा। यानी आपसे अगर गवर्नेंस खुद ठीक नहीं हो रही तो आप क्या ना ये चाहते हैं कि इस गवर्नेंस के ठीक होने की भी हिलाली साहब मेरी बात सुन लें, आपने इतनी लंबी बात की है, मेरी बात भी सुन लें। गुजारिश ये है कि आपने इतनी चीज़ें की हैं, आप अब ये कहना चाहते हैं कि इन 3.5 सालों में भी जो आपने इतनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स की हैं और रिजल्ट नहीं दे सके, आप गुड गवर्नेंस नहीं कर सके, उस बैड गवर्नेंस का भी जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। इस बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी आप नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे या आसिफ अली जरदारी पे डालेंगे? आप इसके जिम्मेदार खुद हैं। आपने आसिफ अली, आपने चॉइस किया वसीम अकरम प्लस को, उस्मान बुज़दार साहब आपकी चॉइस है, महमूद खान साहब आपकी चॉइस हैं, बलोचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब अब आपकी चॉइस हैं, पहले जो सीएम थे वो आपकी चॉइस थे। आप ये देखें कि अब अगली जो चीज़ है, अगले इलेक्शन है, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप पिछले बहुत बुरे थे, पिछले बहुत करप्ट थे, आप तो नीट एंड क्लीन है ना, तो आप अपनी नीट एंड क्लीन होने की वजह से आवाम को कुछ उसका असर मिलता, आवाम के लिए महंगाई कम होती, आवाम के लिए रिश्वत का बाजार कम होता, आवाम के मसाइल वन विंडो पे हल होते। अगर इनमें से कुछ भी हो जाता तो आवाम कहते बिल्कुल ठीक है जी, आपकी हुकूमत के सम्राट हम तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर वो उनमें से कोई भी डायरेक्ट आवाम तक उसका नतीजा नहीं पहुंचा तो फिर आवाम को आप जो मर्जी नारेबाजी करते हैं उससे असर नहीं, आवाम नहीं मानेंगी। जी लाली साहब आप कमेंट कर लें। दो जल्दी से मैं रिमार्क्स दे दूं। एक नंबर 1, मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहिए ये गवर्नमेंट से और शरीफ से और सरदारी से। अगर कोई भी करेगा तो शायद ठहर के करना चाहिए जब ये गवर्नमेंट चले जाए और इनके खिलाफ इंक्वायरीज खुले। मगर मेरे ख्याल में जब अगर भी वो हो, आप देखेंगे कि ये दो फैमिली से ज्यादा करप्ट कोई चीज ही नहीं है बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में नहीं बर्रे सगीर में। मगर उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों नहीं कुछ होता है। वेरी सिंपल, ये आप दुरानी का केस देखें, सिराज दुरानी साहब 1.5 महीने से छुपे हुए हैं। आप समझते हैं कि कराची में स्पीकर छुप सकता है 1.5 महीने के लिए? आप समझते हैं कि किसी को नहीं पता था? मैं लिख के दे सकता हूं कि हर आदमी को पता था वो किधर है, मगर 1.5 महीने तक वो छुपे रहे। उसके बाद क्या हुआ, वो पहुंच गए इस्लामाबाद, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट पे और कहा कि मुझे बेल दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वापस जाएं, सिंध हाई कोर्ट ने आपका बेल को खत्म किया है, आप जाएं सरेंडर करें सुप्रीम कोर्ट को, सिंध कोर्ट को, और उसके बाद अगर आप आते हैं तो हमारे पास आए। वो वापस आ गया, वो अरेस्ट हो गए, वो चले गए जेल। कितने देर के लिए? 1 दिन। उधर से डिप्टी स्पीकर से कॉल आया कि इनको जरूरत है पार्लियामेंट के सेशन के लिए, वो उधर से निकल आए। अब 3 महीने तक, खुदा जाने 2 महीने तक, खुदा जाने कब तक फिर चलेंगे। फिर एक ऐसा कुछ चीज होगा। लुक एट द लॉ, आप अपना कानून देखें भाई क्या कर रहा है आपके साथ। ये अच्छा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जल गए, अच्छा नो केस खत्म। अच्छा भाई केस कब खत्म होगा? कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, चलते रहे, नो टाइम लिमिट। अच्छा फिर क्या होगा कि तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है। लेकिन इस वक्त एक सेकंड हिलाल साहब, मैं अभी आती हूँ। इस वक्त पीएमएलएन के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी इंसाइट भी लेते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है और थोड़ा सा उनसे कमेंट भी लेते हैं कि उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। एहसन इकबाल साहब आपको वेलकम कहती हूँ शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब, पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने फिर से कहा है कि जी करप्शन बहुत ज़्यादा रही है और आज भी जो सारी तबाही है जिम्मेदारी उन्होंने ऑलमोस्ट डाली है पुरानी हुकूमतों पर और ख़ास तौर पर 2 फैमिलीज़ पर, आपको मालूम ही है। कुछ कमेंट करना है आपको इस पर? देखिए, अगर पिछली हुकूमतों में करप्शन थी तो 3.25 साल से तो करप्शन का दरवाजा बंद हो चुका है ना। और इमरान साहब कहते थे कि 3000 अरब रुपए से ज्यादा सालाना करप्शन होती है, तो उस हिसाब से तो 10,000 अरब रुपया खजाने में आ जाना चाहिए उस करप्शन के बंद होने की वजह से। वो कहाँ गया है, वो किसके पास गया है? फिर आप देखिए कि मुल्क के अंदर आज अगर अवाम गैस के लिए तरस रहे हैं, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, तो इसमें पिछली हुकूमत की करप्शन का तो कसूर नहीं है। इसमें तो
इस हुकूमत के वजीरों और इस हुकूमत की नाअहली और फैसले ना करने का कसूर है। और अगर चीनी 100 रुपया किलो जो है आपकी आई हो टेंडर, उसे आप कैंसिल करके 150-160 रुपए पे जाने दें। जी एहसन इकबाल साहब, लाइन ड्रॉप हो गई है जी हमारी, लेकिन हम कोशिश करते हैं दोबारा उनसे बात कर लें। हिलाल साहब, मीनवाइल आप जरा शॉर्ट करके कंप्लीट कर लें प्लीज। हाँ, मैं कंप्लीट ये करूंगा। मैं कंप्लीट ऐसे करता हूं, मैं कहता हूं कि जब एक कोर्ट एक मामले पे सीज है, आप मुझे बता दें। हिलाली साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कानून बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कानून, इस कॉम्प्लिकेटेड कानून को ठीक करना क्या आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, या हुकूमत की जिम्मेदारी है? इस कानून को ठीक करना भी तो हुकूमत ही ने करना है ना, मैं और आप तो नहीं कर सकते। अब बात ये है कि 3.25 साल में अगर इन्होंने दूसरे कानून साजियाँ की हैं, चाहे किसी आर्डिनेंस के जरिए चाहे किसी तरह से भी, तो उनको चाहिए था कि कानून के ये सुकम भी दूर किए जाते, ये उसको दूर कर लेते ताकि ये बात भी खत्म होती। बिल्कुल ठीक है। चले जी, अब मैं एक लास्ट कमेंट इस पर ले लूं जो खान साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है तो मैं उनसे ज़रूर जानूँ। एहसन इकबाल साहब, ये अब फरमा दीजिए कि ये सुनने में आ रहा है कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं, कुछ आप बता सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं, कब तक आ सकते हैं? मालूम नहीं कि लाइन कहाँ पे कट गई थी, लेकिन मैं ये बात जरूर खत्म करना चाहता हूँ कि आज जो वजीर आजम साहब पिछली हुकूमतों की करप्शन का 3.25 साल बाद भी चर्चा करते हैं, तो ये बताएं कि आज मुल्क का कौन सा बहरान है जिसकी वजह वो करप्शन है। आज तो सारे बहरानों की वजह बद इंतजामी है, फैसला ना करना है, गलत फैसले करना है। इस हुकूमत के दौर की करप्शन है। क्या पिछली दौर की हुकूमत जो है वो चीनी की कीमत 160 पे ले गई? अगर आज DAP की बोरी 9,500 पे चली गई है तो क्या ये पिछली हुकूमत की करप्शन की वजह से चली गई है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो NRO नहीं दूंगा और पिछली की करप्शन है, ये सिर्फ अपनी नाअहली नालायकी पे पर्दा डालने के लिए करते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो जरूर वापस आएंगे और उनको जो इजाजत भी मिली है वो इसी बुनियाद पे है कि जब उनके फिजिशियंस या मुआलजीन ये सर्टिफाई करेंगे कि ही इज फिट टू गो बैक, वापस आ जाएंगे। और उसी फैसले में हुकूमत के पास एक दरवाजा है कि अगर हुकूमत समझे कि वो अपने स्टे को गैर जरूरी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए हुकूमत उनके मुआलजीन से तस्दीक कर सकती है कि उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है। आज तक नहीं, वो तो वो यही कहते हैं कि वो ठीक है। वैसे एहसन इकबाल साहब, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है सिवाय इलाज के। तनकीद करते हैं एहसन इकबाल साहब, वहाँ पर वैसे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ इलाज हमें नहीं होता नजर आ रहा, कम से कम मीडिया की हद तक तो। मैंने उसमें बताया ना कि अगर इलाज नहीं होता नजर आ रहा तो हुकूमत के पास एक दरवाजा खुला है कि वहाँ हाई कमीशन के जरिए उनके डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में कंफर्म कर सकती है। आज तक हुकूमत ने कोशिश नहीं की है। लेकिन ये इसका मतलब है कोई फौरन तो वो नहीं आने वाले हैं बिफोर इलेक्शन। एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून वफाक में और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए इस वक्त तैयार है? देखिए, इन हाउस तब्दीली बिल्कुल एक वायबल ऑप्शन इसलिए है कि पाकिस्तान के आइन में कबल वक्त इंतखाबात का दरवाजा सिर्फ वजीर आजम या वजीर आला की डेजोल्यूशन के साथ मशरूत है। तो या ये हुकूमत अवामी दबाव में खुद असम्बलियाँ डिसॉल्व करे या नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो नया वजीर आजम या वजीर आला हो वो असम्बली को डिसॉल्व करे। ये एक आइन का रास्ता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस कामयाब तब होगा जब हमारे रियासती इदारे गैर जानिबदार होंगे। हमने ये देखा है कि इससे पहले जब वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया और अभी हाल ही में मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उसमें रियासती इदारों की मदाखलत की वजह से हुकूमत को कामयाबी हुई, वरना हुकूमत के अपने अरकान और हलीफ उसको वोट देना नहीं चाहते थे। तो ये अगर सूरत हाल तब्दील होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो 48 घंटे में ये हुकूमत पिट जाएगी। लेकिन अगर उसकी पुष्ट के ऊपर रियासत के इदारे खड़े होंगे तो यकीनन फिर उसका मुकाबला कोई ऑपोजिशन तो नहीं कर सकेगी। तो एहसन इकबाल साहब, आप नहीं समझते कि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड है?
देखिए, इसका अंदाजा हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जब होती है तो वो खुद ब खुद हालात और वाकयात बोल पड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड को तस्लीम करेंगे और उनको किसी भी सियासी तनाज़े में फरीक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो कौमी इदारे हैं। और जैसे अभी आपने देखा बलूचिस्तान में नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ, लेकिन वो तभी हुआ जब हुकूमत के अंदर से पक्के पैरों के साथ बगावत हुई। और अगर हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे तो फिर कोई भी नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। तो बड़ी हद तक नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी का इन्हिसार है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो किस हद तक अवाम की और मुल्क की मुश्किलात को देखते हुए अपने रवैये पे नजरसानी करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन इकबाल साहब। हिलाल साहब आप कमेंट कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ चीजें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, गैस के बारे में, इनके बारे में ये जो कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये पैदा किसने किया है इनको भाई? ये शरीफ्स को किसके गोद में पैदा हुए हैं? किसका दीवार जो उन्होंने उठा के खड़ा किया था और उसको रेकमेंड किया? पता नहीं इनको ये हर वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन लेवल नाप कौन रहा है प्लेइंग फील्ड की लेवल? छोड़े इनकी, अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कह रही थी गैस के बारे में ये शोर करते हैं, इनको पूछे तो सही 1950 से कोई गैस फील्ड मिला है इनको? कौन रोका था इनको? ये तो 3 साल हो गए हैं ना इसको आए हुए। गैस की तलाश क्यों नहीं हुई भाई? अगर ये भी कहा जाए कि इनके दौर में भी गैस की लोड शेडिंग होती थी तो गलत नहीं होगा। गैस का बहरान कोई इन 3 सालों में नहीं हमने देखा, उससे पहले सालों से ही देख रहे हैं। एनीवेज, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे। जी, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 7 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या होगा और क्या पीटीआई वहाँ पर कामयाब हो सकती है? आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीटीआई का वहाँ पर? कुछ डिटेल में जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है, 7 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। 17 अजला में ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं पहले मरहले में, जबकि बाद में फिर बाकी जो 18 अजला हैं वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। लोकल गवर्नमेंट न सिर्फ इस हुकूमत का वादा रहा है बल्कि जाहिर है कि कोर्ट्स की भी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि आपको बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं, ताख़ीर सही लेकिन अब हो रहे हैं। क्या ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं साफ शफाफ होंगे? कैसे इंतज़ामात होंगे इनके? और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो तकरीबन पिछले 8 सालों से इस सूबे में हुकूमत कर रही है, क्या आज भी लोग उनके साथ उसी तरह से खड़े होंगे या नहीं? क्या बल्दियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट्स को हम देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शन के लिए एक कर्टन रेजर होंगे? बहुत सारे सवालात हैं इससे जुड़े जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज खास हमें ज्वाइन किया आमिर शहजाद साहब ने, जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारे। उनसे ज़रा थोड़ी इंसाइट भी लेंगे कि क्या हो रहा है और कितनी जमातें जो हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ कहाँ कांटे का मुकाबला करेंगी, तो इस पर भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले आमिर साहब आपकी तरफ ही आऊँगी, तो थोड़ा सा जनरली ये बता दीजिए कि जो ये कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये इंतखाबात हो रहे हैं मेनली इम्पॉर्टेंट, और कहाँ पर आपको लग रहा है कि जो मामला है वो पीटीआई के लिए गड़बड़ है, कहाँ पर स्ट्रेंथ है उनकी, कहाँ पर नहीं? जी शुक्रिया समीना। खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका बड़ा मार्का जो है कल मुनक्किद होगा। कांटेदार मुकाबला हम देख रहे हैं कि ज़िला नौशहरा और ज़िला पेशावर के अंदर दिखाई देगा। पेशावर में मेयरशिप के लिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, उनकी अगर बात की जाए तो उनका इतना सियासी वर्थ नहीं है। उसके अंदर जो पार्टी के जो सीनियर कारकुन हैं, पुराने कारकुन हैं, उनके काफ़ी इख्तलाफात भी देखे हमने, और ये भी कहा गया था कि मतलब इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो इलेक्शन है उसके अंदर एक बार फिर शिकस्त हो सकती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो कुछ अर्सा पहले ही कैंट बोर्ड के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो पेशावर में 7 वार्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। जैसा कि आपने कहा कि 8 साल से गवर्नमेंट कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर 1 नशिस्त हासिल करना यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान था। उसके बाद इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू की और कहा यह जा रहा था कि तमाम
तमाम अजला के अंदर जो उम्मीदवार है उनको उतारा जाएगा और ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे जिनके ऊपर पार्टी के जो कारकुन है या जो रहनुमा है उनके इख्तलाफात ना हो। पेशावर के अंदर अगर बात की जाए तो रिजवान बंगश है जिनको मेयरशिप का टिकट दिया गया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। इसी तरह बात की जाए ज़िला नौशहरा की तो वहाँ पर परवेज़ खटक के साहबजादे हैं, उनको मेयरशिप का टिकट दिया गया और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं उन्हीं के कज़न यानी परवेज़ खटक के जो भतीजे हैं वो उनके मद्दे मुकाबिल है और वहाँ पर उनको सबसे बड़ी जो बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टिकट दिया गया था और उसकी हिमायत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। यानी नौशहरा में जो सीट एडजस्टमेंट हुई है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आई है परवेज़ खटक के खिलाफ। अगर पेशावर में बात की जाए तो पेशावर में इस वक्त कांटेदार मुकाबला JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके दरमियान होगा। और अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमिर, आप साथ रहिएगा, मैं जरा इमरान साहब आपकी तरफ ही आती हूँ, फिर आमिर से और भी बात करते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि जो लोकल बॉडी का मामला होता है इलेक्शन का, उसमें क्या वोटर के ऊपर वही फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? वो ये सोचता है कि हाँ भाई इनकी सूबाई हुकूमत भी है, फेडरेशन में भी है, हमारे काम आसानी से हो सकते हैं, तो लिहाजा हम PTI को वोट दे दें, या फिर इसके फैक्टर्स अलग होते हैं? सबीना, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस में आम तौर पे बरादरी सिस्टम और जो क्योंकि छोटे देखिए हल्के छोटे होते हैं ना, यूनियन काउंसिल है या म्यूनसिपल कमेटी है या कोई भी, तो सब इवन शहर भी हो, जो छोटे शहर हैं उसमें भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए ये फैक्टर भी बड़ा अहम होता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि PTI जो है उसको जो जिन इज़ला में कल इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बेशतर इज़ला ऐसे हैं जहाँ पे PTI की सूरत-ए-हाल बेहतर है। अच्छा, शायद इसीलिए इन इज़ला का पहले उसमें इंतखाब किया गया कि PTI ये समझती है कि यहाँ पे उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे अभी आमिर शहजाद बता रहे थे, पेशावर में बहरहाल उनके लिए और नौशहरा दो ऐसे ज़रूर डिस्ट्रिक्ट हैं कि जहाँ पे उनके लिए मसला हो सकता है। लेकिन मैं आमिर से जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये, आमिर मुझे ये बताएं कि बाज़ जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्लियामेंट में नहीं, वो भी इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में सामने आए हैं, उसकी क्या वजह ये आप समझते हैं? जी बिल्कुल इमरान साहब, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें अगर मैं वाज़े मिसाल देता जाऊं तो फैसल करीम खान कुंडी हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, वो DA खान से मेयरशिप का इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह पेशावर में साबिक सूबाई वज़ीर मदनियात हैं, वो भी पेशावर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लोगों का यही था कि जो ग्रास रूट लेवल पर मसले मसाइल हम हल कर सकते हैं, सियासतदानों का जो मौक़िफ़ है वो यही था कि अवाम के करीब रहेंगे, उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी और उनके मसले ज़्यादा बेहतर। ठीक है, आमिर आप साथ ही हैं हमारे, मजीद भी आपसे बात करते हैं, लेकिन हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, एक तो शायद आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, वो जरूर कीजिए, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि PTI के लिए महंगाई का जो मामला है वो लोकल बॉडीज में भी हमें उसका एक इफेक्ट नजर आएगा? हर जगह महंगाई का इम्पैक्ट होता है, मगर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, देखिए ये मेयर के जो इलेक्शंस हैं ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, ये पहले दफे हो रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि काउंसलर्स आपके खिलाफ भी हो फिर भी डायरेक्टली अगर आप इलेक्ट हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मेयर जो है वो कोई और पार्टी का हो और काउंसलर्स जो हैं मेजॉरिटी कोई और पार्टी के हों, तो ये चलेगा कैसा मामला? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या यार ये फिर बड़ा अफसोस की बात है कि आप देखें कि रिजवान बंगश जो है वो तो एक ANP फैमिली का बंदा है, उसके खिलाफ PTI वाले जो हैं लाइन में खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं मानते हम एज अ कैंडिडेट। इसको किसने सिलेक्ट किया? दूसरी बात है, परवेज खटक अपने बेटे को खड़ा कर दिया, उधर वो अली अमीन गंदापुर अपने भाई को खड़ा कर दिया। ये कभी भाई बेटा ये वो इससे बच नहीं सकते। ये लोग कहते हैं कि दे डोंट हैव मौरूसी, मगर ये लगता है कि वही लोगों को अपॉइंट कर दें। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि देखिए ये ANP नून और जमात इस्लामी जो एक जमाने में इनके कोई सीट्स होते थे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ ये तो दे आर फिनिश। ये तो एक मिल के किसी पार्टी के साथ PTI को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, अपना कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं है। ये सही है कि नहीं?
जी आमिर साहब, कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए लाली साहब को भी। पीपल्स पार्टी की भी क्या पोजीशन है, क्योंकि जो अब करीने कयास है वो ये है कि पीपल्स पार्टी भी थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है इसमें, खास तौर पे जो पेशावर में जलसा हुआ था बिलावल का, उसमें भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो क्या कुछ है चांस कि पीपल्स पार्टी कुछ सरप्राइज दे सकती है? जी बिल्कुल, हिलाली साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ख़ानदानी सियासत को खैबर पुख्तनख्वा के अंदर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, और बिलखसूस अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके जा रही है, कम बैक करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जैसे कि मैंने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड में 7 वार्ड के अंदर उन्होंने 2 नशिस्तें हासिल की, और जो वाइस प्रेसिडेंट था कंटोनमेंट बोर्ड का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आया था। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने जो हालिया जो जलसा किया पेशावर में, उसमें हमने देखा कि खासी बड़ी तादाद उन्होंने कारकुनों की जमा की, और उसमें उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इनिंग्स मुकम्मल तौर पर खेलेगी, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अरबाब ज़र्क, वो इस वक्त काफ़ी तगड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं मेयरशिप पेशावर की नशिस्त के लिए। यकीनन जो कल एक बड़ा मार्का होने जा रहा है खैबर पुख्तनख्वा और बिलखसूस पेशावर के अंदर, ये एक तारीख रकम करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस सूबे पर हुकूमत कर रही है, लेकिन कल इनके लिए एक आमिर जो पिछला यहाँ पे निज़ाम हुकूमत था ये बल्दियाती इदारों का, लोकल बॉडीज़ का, पीटीआई उसका बड़ा क्रेडिट लेती थी। तो फिर अब जो है वो क्या ऐसा हो गया कि ये जो नया सिस्टम, वो उस पुराने सिस्टम को ख़त्म करके नया सिस्टम वहाँ पे भी मुतारिफ कराया गया। क्या वो सिस्टम उस तरह से रिज़ल्ट नहीं दे सका था, आवाम के मसाइल हल नहीं कर सका था, या उसमें लोगों के पास इख्तियारात नहीं थे? क्या वजह क्या थी? इमरान साहब, जो साबका निज़ाम गुजरा है, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात करता चलूँ कि ऐसे भी हमने नाज़मीन देखे जिनको दफ्तर के किराए तक नहीं दिए गए, यानी 3-3 साल को जो दफ्तर का रेंट था वो उन्होंने अपनी जेब से पे किया। तो वो निज़ाम जो था इंतहाई कमज़ोर निज़ाम था, उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए उन्होंने 2013 को जो बल्दियाती एक्ट था उसमें 2019 में तरमीम की, और पेशावर की पहले 4 टाउन्स थे जिनको अब 7 तहसीलों के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह जो पहले बल्दियाती नाज़मीन होते थे इलाके के अंदर, उनकी तादाद 10 से 15 होती थी, अब उनको कम करके जो है 6 से 7 कर दिया गया। और बड़ी बात जो है, जिला नाजिम जो होता था उसका ओहदा ख़त्म करके मेयर लाया जा रहा है, और मेयर का इंतखाब इस एक्ट के तहत जो है बर रास्त होगा। और ये वाहिद निज़ाम है कि इस एक्ट में, इस निज़ाम में मेयर के खिलाफ कोई अदम एतमाद की जो है वो तहरीक नहीं लाई जा सकी। जाके वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद तो आ सकेगा, लेकिन जो मेयर आएगा बन के पेशावर का या किसी भी इलाके का, उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक किसी सूरत नहीं लाई जा सकी, क्योंकि तो ये अवाम अपने बराह रास्त वोटों से करेगा। तो ये बेहतर है या पहले वाला बेहतर था? हिलाली साहब जी, हिलाली साहब, आमिर साहब ये बताएं कि ये ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? ईवीएम? अरे सर वो अभी कैसे होंगे इतनी जल्दी, 1 महीने नहीं, पंजाब में होने वाले हैं तो इधर क्यों नहीं? सर उसमें अभी टाइम है ना, ये तो अभी कल ही हैं, तो कुछ जल्दी में इन्होंने अभी तक तो पहले से पता था ना कब होने वाला है भाई। हिलाली साहब, कानूनी नहीं पास हुआ था। हिलाली साहब अगर इजाजत दे तो मैं इसका जवाब दूं? दे। हिलाली साहब, ईवीएम इसलिए इस्तेमाल नहीं होने जा रहे कि पीटीआई खुद भी नहीं चाहती कि ईवीएम इस्तेमाल हो, सिर्फ सियासी नारा है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि ये सियासी नारा है। हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आमिर साहब एक शॉर्ट सा कमेंट कर दें, कल पीटीआई मेजॉरिटी सीट्स ले लेगी आपके ख्याल से? कितनी सीट्स लेगी, थोड़ा सा आइडिया भी दे दें। समीना, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं पेशावर के अंदर, पेशावर के 3 इलाकों में इस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, और अभी से धांधली का शोर शुरू हो गया है। अच्छा। पेशावर के 3 इलाकों में अपोजिशन के कारकुन निकले और उन्होंने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए, बाकायदा एक पोलिंग स्टेशन से इस वक्त जो प्रेजाइडिंग अफसर है उनको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया है। तो शोर शुरू हो चुका है, कबल वक्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका एक कल इम्तिहान है, और यकीनन जो हालिया चीज़ें हुई हैं, कैंट बोर्ड के इलेक्शन, महंगाई, इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कल काफी टफ टाइम मिलने वाला है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका आमिर शहजाद, आप मौजूद रहे। कल के दिन जाहिर है कि इस हवाले से हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में कि क्या रहता है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिजल्ट, और उसका एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।